आज बड़ी खबर पर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस समय हमारे साथ रतिभान त्रिपाठी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर आपका। आज बहुत बड़ा दिन, बहुत अहम दिन और आज सदन की कार्रवाई पर सबकी नजर रहने वाली है। 12 बजे से चर्चा शुरू होने जा रही है। पटल पर पड़ा जाना है, रखा जाना है ये बिल, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में ही देखें तो दो भाग हो रखे हैं, दो फाड़ हो रखे हैं। एक समुदाय का संगठन वो ऐसा है जो कि इसके पक्ष में है, दूसरा है इसका समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन आप क्या कहेंगे, आज क्या सदन में चर्चा होने वाली है? क्या ये चर्चा जो की जाएगी, जिसके लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, ये शांतिपूर्ण तरीके से होगी या फिर विपक्ष अपना दबदबा दिखाते हुए सरकार को मनमानी करने से रोकेगा, जो विपक्ष का ही दावा है? देखिए, आज ये मैं तो इसको जिस रूप पे देख रहा हूं कि जैसे एक दौर में धारा 370 लाई गई थी या तलाक के लिए अधिनियम लाया गया था, ये उसी तरह का एक अधिनियम, ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है। मैं इसको इसी रूप पे देख रहा हूं। इसको मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इसको अपने प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है, जबकि प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, ये उनके हित की बात है। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर रतिभान जी। इस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे लिए चलते हैं। मुबाहिसे और डिस्कशन के बाद बिल को एक ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी जेपीसी के सुपुर्द कर दिया गया। इस बिल से मुताल्लिका मुतअद्दिद शराकतदारों और जो पार्टिसिपेंट थे उनको अपने मारूजात और अपने ऑब्जेक्शन पेश करने के लिए मदऊ किया गया। उन्होंने मौजूदा वक्फ कानून में मनसूबाबंद तब्दीलियों पर सख्त एतराज़ किया। एक बहुत प्लानिंग के साथ में ये अमेंडमेंट लाया गया है। जेपीसी ने मुतअद्दिद गैर मुतल्लिक़ अफराद को भी तलब किया, जबकि वो इर्रेलिवेंट थे एक तरीके से, और उन्होंने जो मौजूदा तब्दीलियों की हिमायत की है उनको सपोर्ट किया एक तरीके से। बिल आखिर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इस बिल में बराए नाम नजरसानी की गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी कम्युनिटी का, उसमें 5 करोड़ के लगभग ईमेल जो इसके अगेंस्ट में थे, उसके अलावा जो भी एतराज़ात मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑब्जेक्शन लोगों ने पेश किए, उनमें से किसी को भी कंसीडर नहीं किया गया। हमारी एनालिसिस और हमारे तज्जिए के मुताबिक इस नजरसानी के बाइस जो दोबारा इसमें गौर व फिक्र किया गया जेपीसी के अंदर, मुजव्वज़ा तरामीम की बनिस्बत अब ये बिल और ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है हमारे लिए और काबिल एतराज़ हो गया है, और उसकी दफ़ात जो हैं वो और ज़्यादा हमारे लिए गैर महफूज हो गई हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एतराज़ात जो हम लोग करते हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं। वक्फ बोर्ड की रुकनियत यानी वक्फ बोर्ड क्रिएशन करने में जो तब्दीली की गई दफ़ा 14 के अंदर, अब सीईओ के ओहदे पर मुसलमान ऑफिसर का तकर्रुर नहीं होगा। बी, कोई जायदाद वक्फ है या नहीं उसके बारे में फैसला दफ़ा 44 के मुताबिक अब तक इस बाब में सर्वे कमिश्नर, अदालती कार्रवाई और मुख्तलिफ हुक्काम की कवानीन साजी को इख्तियारात हासिल थे। ये निज़ाम अब बिल्कुल दिरहम बरहम और तहस नहस हो गया है। इस तरमीम के बाद वक्फ का इंतज़ाम अब मुसलमानों के हाथ से ले लिया गया है और इसको हुकूमत के हवाले कर दिया गया है या ऐसे इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है जो कि बुनियादी तौर पर मुसलमानों का इदारा नहीं है। सी, वक्फ कानून में बुनियादी तब्दीलियों पर हमारे एतराज़ात क्या हैं? नंबर 1, वक्फ बराए इस्तेमाल वक्फ बाई यूजर 3B उसको खारिज कर दिया गया है। नंबर 2, वक्फ की तश्कील, वक्फ के क्रिएशन करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान का होना शर्त, ये शर्त लगा दी गई है जो कि गलत है हमारे नज़दीक। नंबर 3, वक्फ के क्रिएशन करने में, वक्फ की तश्कील में दफ़ा 3A2 उसके बाइस विरासत के हकूक़ को ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 4, दफ़ा 3C का इजाफा, जिसके मुताबिक कलेक्टर या अब कोई मुतय्यन ऑफिसर यह फैसला करेगा कि कोई जायदाद हुकूमत की है या वक्फ की है। नंबर 5, दफ़ा 3C2 उसके तहत में यह शख्स कि जब तक कि ऑफिसर फैसला न दे उसे हुकूमत की जायदाद तस्वुर किया जाएगा।
तो इस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस पर नजर है। साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। प्रतिभान त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे अपनी बात पूरी करने के लिए हम कहेंगे। कुछ और मेहमान जुड़े हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। फरहत अली खान साहब हमारे साथ है, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ, और सैयद जावेद जी हमारे साथ हैं, माफ कीजिए सैयद जवाद साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम जो रतिभान जी आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे, तो आप अपनी तरफ से क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे? आज क्या कुछ सदन में होने वाला है, क्या आपका पूरा विश्लेषण कहता है? मुझे लगता है कि मैंने पहले कहा कि जो ये वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है, ये ठीक उसी तरह है जैसे कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात थी या 3 तलाक का मसला हटाने वाली बात थी। तो उसी तरह से मुसलमान इसको इसी रूप में ले रहे हैं, जबकि उन्हें एक भारतीय के रूप में इस बात को लेनी चाहिए। वो अपने अलग इस रूप में संपत्तियां हथिया करके या एक अलग वो करके अपने को अपने अलग क्यों रखना चाहते? वो एक भारतीय के रूप में क्यों नहीं रहना चाहते कि जो संपत्तियां हैं, जो अशराफिया मुसलमानों के 2 वर्ग हैं, अशराफिया मुसलमान और एक गरीब तबके के मुसलमान, जो समाज में परेशान रहते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए। अशराफिया मुसलमानों ने पूरी वक्त की संपत्ति को अपने कब्जे में कर रखा है, और ये लड़ाई दरअसल उन्हीं की है। वो राजनीतिक रूप से इनके भीतर मुसलमानियत भड़काते हैं, और इसीलिए ये लोग सबको शामिल करते, जबकि इसमें सारे मुसलमानों का हित है। ऐसा नहीं कि इस संशोधन बिल में मुसलमानों 40 संशोधन चाह रही है सरकार, और इसी को लेकर आज पटल पर ये रखा जाना है विधेयक। मैं लौटूंगी आपके पास, फरहत अली साहब के पास चलेंगे। फरहत अली खान अध्यक्ष है मुस्लिम महासंघ के। सर देखिए, मुस्लिम समुदाय में ही 2 गुट देखे जा रहे हैं, 2 फाड़ देखी जा रही है। एक वो जो समर्थन कर रहा है, एक वो जो इसके विरोध में है। और बड़ी बात तो ये है कि सरकार में भी जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो सरकार की इस पहल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो सरकार की इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं मुस्लिमों के इस रुख को? और आज जो पटल में ये बिल रखा जाना है, विधेयक रखा जाना है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए कंचन जी, क्योंकि जब से वक्फ का शुरू हुआ है, मैं आपके चैनल पर बराबर रहा हूं और बराबर ही अपील करता रहा हूं, जैसे एनआरसी, सीए या अन्य चीजों को दिखा करके, मुस्लिमों को भय दिखा करके, भड़का करके सड़कों पे लाए थे, और लाखों लोगों ने मुकदमे झेले, विरोध किया, लेकिन बात को उनकी समझ में आया कि हम ही गलत थे। तो हम कहते हैं कि इस वक्त जो बिल है उससे किसी भी मुसलमान, किसी तंजीम, किसी खानेखा, किसी मस्जिद को नुकसान नहीं होगा। हाँ, मैं बताता चलूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि मोदी जी जो बिल ला रहे हैं वो तो पास होगा ही या ना होगा, ये तो पटल पर अभी चयन होना है। लेकिन एक चीज की मोदी जी को मैं मुबारकबाद दूंगा कि मोदी जी, आपने शिया और सुन्नियों में जो बहुत बड़ा मतभेद था वो एक कर दिया, क्योंकि शिया और सुन्नी मुसलमानों के पास ही अकूत वक्त की संपत्ति है। मतलब अल्लाह के नाम पे ये लोग एक फरहत अली खान साहब, भ्रम कौन फैला रहा है? अब वाही कौन फैला रहा है? अगर असदुद्दीन ओवैसी जी इसके विरोध में हैं और मुस्लिम संगठनों को लेकर आ रहे हैं, तो क्यों इस तरह की बातें फैलाई जा रही है कि सरकार वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने जा रही है? हालांकि सरकार की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। 2013 में भी ये संशोधन किए गए और अच्छे बड़े पैमाने पर किए गए, तो इस बार भ्रम इतना ज्यादा क्यों फैलाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो हम लोग किसी घर में रहते हैं और रहते हुए हमें 20 या 25 साल हो जाते हैं, और वो मकान मालिक जब कहता है कि हमारा घर खाली कर दो, तो हम अदालतों का सहारा लेते हैं। तकलीफ तो होती है। ये जो मठाधीश कहूंगा मैं, इन मुतवल्लियों को मठाधीश बनकर बैठ गए हैं, अधिकार अपना कर लिया है, वक्फ की संपत्तियों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। मैं रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। रामपुर में नवाबी का दौर था और बहुत वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन किसी गरीब गुरबा मुसलमान के काम नहीं आ रही हैं। अगर इनकी तरफ नजर उठा के ये कह दो कि भाई गरीबों की मदद करो, तो ये जो वहां के मुतवल्ली होते हैं, जो मुजाबिर होते हैं, ये लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। इन्होंने गुंडागर्दी फैला रखी है। ये गुंडागर्दी पे एक जो है वो अंकुश लगेगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि मैं मोदी जी और योगी जी का विरोध करूंगा कि अगर बिल पारित हो जाता है, पास हो जाता है, और इन मठाधीशों से जमीन
छीन कर गरीबों को नहीं दी जाती, उनके काम नहीं आती, स्कूल नहीं बनते, अस्पताल नहीं बनते, कौशल विकास केंद्र नहीं बनते, तो मैं अमरण अनशन पर चला जाऊंगा। मोदी जी, आप मेरी बात यहां से नोट कर लें, क्योंकि मैं इतना बड़ा मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं इतने बड़े चैनल पे कह रहा हूं, मैं आपका विरोध करूंगा कि अगर बिल पास होने के बाद इन मठाधीशों से हमारी जो संपत्ति है, गरीबों की, यतीमों की, अनाथों की, मजदूरों की, अगर नहीं निकाली गई तो अमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा और आपका सख्त विरोध करूंगा। इस वक्त में ठीक है आपका फरहद पूरी जी, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान है, जल्दी से उनकी भी इसके ऊपर राय ले लेते हैं। सैयद जवाद हमारे जो साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सैयद जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो आज का दिन बहुत अहम है। देखिए, आज पटल पर ये जो विधेयक रखे जाने वाला है, इस पर मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से सरकार के विरोध सड़कों पर उतरा हुआ है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन जो भी बीते कुछ दिनों पहले हुआ है, लगातार जारी भी है। उसमें कई पार्टियों का यहां पर समर्थन विपक्ष को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर संख्या के लिहाज से देखें तो संख्या के लिहाज से इस बिल को पास कराना सरकार के लिए इतना मुश्किल नहीं है। क्या आपका विश्लेषण कहता है, क्या सदन में होने वाला है जिसमें 8 घंटे चर्चा के लिए दिए गए हैं? बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी दर्शकों को मेरे क्योंकि जो सैयद जवाद साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इनकी आवाज दुरुस्त की जाए। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं इसी बीच। सूफियान निजामी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। उनका स्वागत करते हैं और उनसे जल्दी से इस पर एक रिएक्शन लेते हैं। थोड़ी सी देर के बाद सूफियान साहब, अब चर्चा शुरू हो जाएगी। 8 घंटे का समय दिया गया है ओम बिरला की तरफ से, जिन पर चर्चा होगी और अब ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष के पास एक मौका है सरकार को इस मुद्दे पर बेबाकी से बातें बोल के अपनी बातों को मनवाने का। लेकिन अगर संख्या के लिहाज से देखें तो ये बिल बहुत जल्दी ही पटल पर पास हो जाएगा। आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? क्योंकि मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय में ही 2 फाड़ है, एक वो जो इसका समर्थन कर रहा है, एक वो जो इस बिल का विरोध कर रहा है। सूफियान साहब। देखिए मैडम, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुस्लिम समुदाय में कोई 2 फाड़ नहीं है। मुस्लिम जो 99% जो मुस्लिम आबादी है वो जानती है कि किस तरीके से उनके हुकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है, उनकी आराजी को गबन करने की कोशिश की जा रही है, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश के लिए ये बिल लाया गया है। 99% कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए जी 99%, 99.9% होगा। 1% वो हजरात जो कहीं ना कहीं जिनका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट होगा या कोई फाइनेंशियली बेनिफिट होगा, वो शायद इसकी हिमायत में बोल सकते हैं, या बोल सकते क्या है, उनसे बुलवाने की कोशिश की जा रही होगी। वो उनकी अपनी राय है, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। और जिन लोगों ने इसकी हक में हिमायत में बयान दिया है, अगर आप उनकी कुंडली पर गौर करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो कहां से गवर्न होते हैं और किन लोगों की भाषा वो बोलते हैं। ये जग जाहिर है और दुनिया ने उसको देखा है। आम मुसलमान इस बात को हमेशा से याद रखता है कि ये बिल मुसलमानों की मुखालिफत के लिए, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए, हमारे वक्फ के निज़ाम को दरहम भरहम करने के लिए और सरकारी कंट्रोल करने के लिए लाया जा रहा है। दूसरी बात देखिए मैडम, यह है कि ये बिल अभी पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। चर्चा कितनी देर चलेगी नहीं चलेगी ये तो अंदरूनी मामला है, इंटरनल मामला है, उस पर हम बहस नहीं करेंगे। लेकिन यह मुल्क कभी भी ताकत की बुनियाद पर नहीं चला है। यह मुल्क हमेशा संविधान की राह पर चला है। डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हुए लोकतंत्र ने जो हमें हक और इख्तियार दिया है, हमने हमेशा से, आप ही बता दीजिए वो बिंदु जो आपको लगता है कि वो मुस्लिम समुदाय के भविष्य के लिए बुरे हो सकते हैं। जो 40 संशोधन की सरकार अब आगे इसके ऊपर काम करने जा रही है और आज बिल पटल पर पेश भी किया जाना है, वो कौन से संशोधन है जो आपके समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आ रहे, जिसमें आप कह रहे हैं कि 99.9% मुस्लिम जो हैं वो सरकार के इस बिल के, इस विधेयक के संशोधन के खिलाफ खड़े हुए हैं? सबसे बड़ा मैडम जो इसमें अमेंडमेंट है, जो 44 अमेंडमेंट की बात की गई, उसमें सबसे बड़ा वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर में आपने ये किया कि अगर 200 साल से आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को दफन कर रहे हैं, किसी मज़ार पर आप उर्स कर रहे हैं, खानका का निज़ाम चला रहे हैं, तो फिर आप वक्फ बाय यूजर में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। सिर्फ आपके अमल करने से वो वक्फ नहीं मानी जाएगी, आपको उसका वक्फनामा देना पड़ेगा। दूसरा अमेंडमेंट आपने ये किया कि आपने सर्वे कमिश्नर को खत्म कर दिया,
आपने सारा इख्तियार डीएम को दे दिया। डीएम किसके अंडर में काम करता है, डीएम किसकी अथॉरिटी होता है, ये दुनिया जानती है। दुनिया को पता है कि डीएम हमेशा सरकार की हिमायत में काम करता है। तीसरी बात आपने ये कही कि भाई मुसलमानों में कोई विद्वान नहीं है। मुसलमानों में विद्वान नहीं है, इसलिए हम 2 गैर मुस्लिम हजरात इसमें शामिल कर रहे हैं जो मुसलमानों से ज्यादा काबिल होंगे और वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को मुसलमानों से बेहतर चलाएंगे। तो ये आपने मुसलमानों का मजाक उड़ाया है। आपने ये साबित किया है कि मुसलमान इस लायक नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को या अपने कब्रिस्तान के निजाम को या मस्जिदों के निजाम को चला सके, इसलिए हम 2 गैर मुस्लिम हजरात दे रहे हैं जो उनसे काबिल होंगे। तो ये पॉइंट जो आप ला रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है? हमने तो कभी नहीं कहा कि आप बिंदु ये भी हैं, आपने तो वो बिंदु गिना दिए, आपने सुफियान साहब वो बिंदु गिना दिए जो आपको लगता है कि सरकार के हिसाब से आपके ऊपर ज्यादती करेंगे आने वाले समय में। लेकिन सरकार ने सैयद जवाद जी हमारे साथ है, उनसे इस पर जवाब लूंगी। 2 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है, संशोधनों को शामिल किया है जिससे मुस्लिम समुदाय का उत्थान होगा और उनकी बेहतरी के लिए शामिल किए गए हैं। एक तो वो जिसमें गैर हिंदुओं की एंट्री हो, मतलब जो वक्फ बोर्ड हैं राज्यों के, उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े, सीधे तौर पर आप ये समझिए। और दूसरा ये कि इसमें पारदर्शिता हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जमीनों के विवाद में विवाद इतना बढ़ता जाता है कि लोगों ने खुद आकर कहा है कि उन्होंने ये जमीनें दान नहीं की है, वक्फ की संपत्तियां नहीं है, इस पर जबरदस्ती वक्फ ने कब्जा कर लिया है। तो सरकार ने ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु भी शामिल किए हैं जो आपकी बेहतरी के लिए है। सैयद जावेद जी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार ने जिस चीज को हाथ लगाया उसका भी करा है। उदाहरण के तौर पे आपको मुस्लिम महिलाओं से और पासवान मुसलमान बहुत मोहब्बत हो गई है तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। चलिए लोकसभा में, राज्यसभा में पहुंचा दीजिए मुस्लिम महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दिया आपने, और तवक्को ये करना है कि यहाँ है, ये मेहरबानी है, ये मक्कारी है सर की। सरकार अपने चंद उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट आने हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी न है। हम ही प्रॉपर्टी जो है उन चंद उद्योगपति मित्रों को और पूंजीवाद के लोगों को नहीं देंगे। नंबर 1 बात ये साफ है आपके पास। और नीतीश कुमार ने, चंद्रबाबू नायडू ने, चिराग पासवान ने मुसलमानों के पीठ पे जो खंजर भोंकने का काम करा है, आने वाले वक्त में मुसलमान इनको ताकत दिखाएंगे और आने वाले वक्त में मुसलमानों के वोट तो लेते हैं। ठीक है, सदन में ताकत दिखनी चाहिए सर, संख्या बल के हिसाब से तो सरकार है जो ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर आपकी तरफ से, मतलब विपक्ष की तरफ से जो आपका पक्ष सदन में लेकर जा रहे हैं, अगर वो मजबूत चर्चा करते हैं तो बात शायद आपकी पूरी हो सकती है, शायद संशोधन ना किया जाए। लेकिन रतिभान साहब, हम इन 2 बिंदुओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जवाब साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, रतिभान जी के पास जाऊंगी, वरिष्ठ पत्रकार है, जल्दी से उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। रतिभान जी, एक बात मैं रतिभान साहब जी, 10 सेकंड में अपनी 10 सेकंड सही जवाब जी, 10 सेकंड में अपना जी बोलिए जल्दी बोलिए। मैं 10 सेकंड बोलिए सर, बोलिए। ये कह रहा हूँ, पहले एक प्रावधान ये था कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को कोई जानबूझकर कब्जा करता था तो उसको वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था। आपने ये डाल दिया है कि नहीं, तुरंत जमानत हाथों हाथ मिल जाएगी। ये आप करप्शन बढ़ाने के लिए लेकर के आ रहे हैं, करप्शन घटाने के लिए लेकर आ रहे हैं। जो ठीक है रतिभान साहब, इससे करप्शन बढ़ेगा या घटेगा? बेईमानी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। ठीक है, सैयद जवाद जी की आवाज थोड़ी कम करिए क्योंकि वो बहुत देर से बोल रहे हैं। मुझे इस पर जवाब चाहिए रतिभान जी से। जी रतिभान जी, बिल सामने नहीं आया है, बिल सामने आएगा और जब समस्याएं खड़ी होंगी, हर बिल का कोई ना कोई रिपरकशन होता है, वो सामने आएगा तो पता चलेगा। अभी अनुमान या आशंका के आधार पर कैसे कह दिया कि इससे समस्या बढ़ेगी या भ्रष्टाचार बढ़ेगा? अभी कैसे, ये तो ये पक्षी बात है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अरे समस्या का समाधान करने के लिए कोई चीज कहते समस्या। अरे भाई, मरीज इलाज करवा नहीं ना चाह रहा है, झोला छाप डॉक्टर घूम रहे, कह रहे हम इलाज अच्छा करते हैं। अरे क्यों झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवा ले जब कोई मर्ज है नहीं, जबरदस्ती बताने में लगे हो कि अच्छे डॉक्टर है। अरे झोला छाप डॉक्टरों से आप भी इलाज नहीं करवाते होंगे, ठीक से जानते नहीं बात कर रहे हैं सर। आप बैठ करके आप इलाज करवा लेंगे झोला छाप डॉक्टरों से? अरे सरकार ने वक्फ काउंसिल बनाई हुई है, आज तक 4 साल में वक्फ काउंसिल का आज तक जो है आपने सेक्रेटरी नहीं जो अपॉइंट कर रखा है, तो वक्फ बोर्ड का बिल बनाया किसने? चलिए सैयद जवाब साहब, देखिए हर चीज को, हर काम जो शुरू में किया जाता है, समय लगता है उसको संतुलन करने में, संतुलित करने में, बैलेंस करने में। सरकार का सीधा कहना है। ठीक है सुफियान साहब, आप जवाब दीजिए।
क्योंकि आप पूरी तरह से यहाँ पर सरकार के इस कदम की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर सरकार ने साफ कहा, केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रावधान इस संशोधन में जोड़ा गया है कि यदि प्रॉपर पूरे हैं, जी मैं सूफियान जी के पास जा रही हूँ, उनसे इस बात का जवाब लूंगी कि अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है तो आपकी संपत्ति, वक्फ की जो संपत्ति है, उसको कोई नहीं छेड़ेगा। पहले कानून को तो आने दीजिए, इसको लागू तो होने दीजिए। पहले ही ऐसी धारणा बनाना और पहले ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना, ये तो ठीक नहीं है ना सूफियान साहब। मैडम देखिए, आप जितनी आसानी से ये बात यहां पर अर्ज कर रही हैं, मामला उतना आसान नहीं है। एक भ्रम फैलाने की ये कोशिश की गई कि मुसलमान वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी नहीं है। आप खुद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में देखेंगे कि यहां महिलाओं की भागीदारी है, जहां ऑलरेडी महिलाएं मेंबर बनी हुई हैं। अब किसी को नहीं नजर आता है तो बजाहिर सी बात है वो अपनी आंख का इलाज कराए। दूसरी बात आपने ये कही कि जो गैर मुस्लिम है, मैंने पहले भी कहा कि जो गैर मुस्लिम हजरात हैं उनको आप क्यों ला रहे हैं? उनको आप इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मुसलमानों में विद्वान नहीं होते हैं, इसलिए तो गैर मुस्लिम हजरात जो मुसलमानों से ज्यादा काबिल होंगे वो आके मुसलमानों के निजाम को बेहतर चलाएंगे। एक तरफ तो आप मुसलमानों को जाहिल करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान विद्वान नहीं है। दो मुसलमान जो ऐसे होंगे जो गैर मुस्लिम वो लाए जाएंगे, ये शब्द तो मैडम क्यों लाए जा रहे हैं? मैडम क्यों फिर ये क्यों? अच्छा ठीक है, नहीं है तो फिर अच्छा, दो गैर मुस्लिम हजरात क्यों इसमें दाखिल किए जा रहे हैं? मैं आपसे सवाल करना अगर गैर मुस्लिम समुदाय के दो लोग इसमें जोड़े जाएंगे वक्फ बोर्ड की, राज्य की वक्फ बोर्डों में, तो उसमें गलत क्या है? महिलाएं भी हो सकती हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाएं मजबूती से आगे आएंगी। नहीं, क्यों गलत नहीं है मैडम? क्यों गलत नहीं है भाई? मसाजिद के निजाम को मुसलमान चलाएगा, मदारिस के निजाम को मुसलमान चलाएगा। हमारी शरीयत का मामला है, वक्फ हमारी शरीयत का अटूट हिस्सा है। सूफियान साहब, आपके जो ऐसा मामला नहीं कि आप इसमें किसी को वहां पर आप दो दूसरी तीन लोग नहीं होते हैं। जगह आप दूसरे ज्यादातर संख्या मुस्लिम्स की होगी। सुनिए मैडम सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, आप ये बताइए कि किसी भी ट्रस्ट में कोई गैर मुस्लिम क्यों, किसी गैर मुस्लिम ट्रस्ट में मुसलमान कहां दावा करता है कि आप हमें शामिल करें? भाई वो उनके मजहब का मामला है, वो बेहतर जानते हैं। ये हमारे मजहब का मामला है, हम ज्यादा बेहतर जानते हैं। सूफियान साहब, हमें मस्जिद में नमाज बने रही हमारी इस चर्चा में, साथ ही हमारे सारे मेहमान बने हुए हैं।